हर्षिता हमारे बीच में है। हर्षिता के परिचय में मैं दो चार बातें बता देती हूँ। हर्षिता खबर लहरिया के साथ काम करती हैं। हर्षिता खबर लहरिया की चंबल अकादमी इकाई के साथ काम करती हैं, जहाँ पर वो आउटरीच टीम को लीड करती हैं। और वो एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है, जो कि उनको हमारे इस सेशन के लिए एकदम मुफीद बनाती है। और एजुकेशन और ट्रेनिंग में विशेषज्ञता रखने के चलते अ, वो जो चंबल अकादमी है उसके उसने बहुत सारे जमीनी पत्रकारों को ट्रेन करने का, उन्हें कहानियां कहने का, स्टोरी टेलिंग का से जुड़ी बहुत सारी बारीकियां सिखाती हैं। खबर लहरिया के परिचय के बारे में शायद मुझे उतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सेक्टर में है उन्हें ये मालूम है। खबर लहरिया जमीन पर काम करने वाला एक नारीवादी न्यूज चैनल हम कह सकते हैं उसको। एक डिजिटल, बहुत बड़ी डिजिटल पहचान के साथ उभरा हुआ एक चैनल है। और यहाँ पर अब मैं सीधे सवालों की तरफ बढ़ जाती हूँ। और यूट्यूब से जुड़ा हमारा पहला सवाल ये है कि यूट्यूब पर किसी भी छोटी संस्था की, छोटी या बड़ी संस्था की उपस्थिति क्यों जरूरी है, ये उनके किस तरह से काम में आ सकती है? थैंक यू अंजलि, इंट्रोडक्शन के लिए और बाकी सारी बैकग्राउंड शेयर करने के लिए। और उम्मीद करती हूँ जो भी मैं आज शेयर करूँगी वो लोगों के लिए हेल्प करेगा और लोग अपना खुद का कंटेंट बना करके उसको और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सो पहला पॉइंट मतलब क्यों आपको यूट्यूब पर होना चाहिए। एक तो जब भी आप नया फोन खरीदते हो उसमें बाय डिफॉल्ट यूट्यूब का ऐप होता है, कोई और सोशल मीडिया ऐप नहीं होता है, बट यूट्यूब का ऐप जरूर से होता है। तो यूट्यूब का यूजर बेस बहुत है। जी। हम्म, हर कोई यूट्यूब यूज कर रहा होता है, तो आपके लिए यूट्यूब पे है ना, इसलिए एक तो पॉइंट है कि सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये पॉइंट है आज के टाइम में मतलब जिस तरह से कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, कंटेंट बन रहा है, तो ये भी मेरा मानना है कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। हो सकता है कोई यूट्यूब पर देख रहा हो, कोई इंस्टाग्राम पे वही चीज देख रहा हो, कोई वही चीज फेसबुक पर देख रहा हो। तो हर प्लेटफॉर्म पे और हर फॉर्मेट में भी मुझे लगता है कि आपको कंटेंट बनाने की जरूरत है आज के टाइम को देखते हुए। हो सकता है 1 साल बाद, 1 डेढ़ साल बाद ये कुछ इसमें चेंज आए ट्रेंड में, क्योंकि रील्स जब से शुरू हुई है तब से ये शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट, वीडियो कंटेंट का बहुत ही ट्रेंड बढ़ गया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यूट्यूब तो आपको बनाना ही चाहिए। प्लस यूट्यूब में एक चीज ये है कि यूट्यूब में आपके सब्सक्राइबर भले ही कम है, बट सबसे ज्यादा चांसेस है इस टाइम पे, मतलब अभी के टाइम के हिसाब से मैं सारी चीजें बोल रही हूँ, तो यूट्यूब का सर्च इंजन और रिकमेंडेशंस जो है वो अभी के हिसाब से सभी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। तो आप एक कोई रील डालते हो, उस पर आप अगर ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा रहे हो, तो आपके सब्सक्राइबर भले ही 100 200 हो, बट चांसेस हैं कि वो 1000 या 2000 लोगों तक आपका रील पहुंच जाए। तो जी। ये सर्च इंजन और रिकमेंडेशन, एसईओ वगैरह सब इस टाइम पे यूट्यूब का काफी अच्छा है। तो ये एक आपका यूट्यूब पर होना एक अच्छा समय है। जी। मैं जब यहाँ पर बात कर रही हूँ तो यूट्यूब चैनल बनाने के उद्देश्य के बारे में जब मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो दिमाग में खास तौर पर वो संस्थाएं हैं जो शायद जिस तरह से कभी खबर लहरिया ने शुरू किया होगा एकदम जमीन से, जमीन पर काम करने वाली बहुत छोटी छोटी संस्थाएं कि चार लोगों ने मिलकर शुरू किया है, बहुत सीमित बजट में शुरू किया है। वो युवाओं को लेकर टेंडर पर काम कर रही हैं, किसी तरह का काम कर रही हैं, और उनके पास हो सकता है उतने संसाधन और उतने लोग ना हों उसके लिए। तो ऐसे में तमाम तरह के काम करते हुए उन्हें एक अपनी डिजिटल उपस्थिति बनाए रखनी है। तो क्यों, कब, कौन सी वो परिस्थितियां हैं जब उन्हें ये मानना चाहिए कि हमारे लिए यूट्यूब पर जाना जरूरी है, और कब उन्हें कब वो इससे बच सकते हैं कि नहीं। अभी तो आपने सीधे ये कह दिया है कि होना ही चाहिए, पर कब उससे वो छोड़ सकते हैं कि नहीं ठीक है, हम एनजीओ हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। नहीं, तो जैसे देखिए मैंने बोला है कि मतलब आपको हर प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कंटेंट की फील्ड में जाना चाहते हो या आपको लगता है कि मुझे नहीं, अपना मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जिसको लोगों तक पहुंचने की जरूरत है,
अगर ये आपका एम है, ये आपका गोल है, तो आपको ज़रूर से मतलब इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है, मतलब ऑफ़लाइन आप कितना ही कर लोगे। ऑनलाइन वही मैंने बोला कि आपके सब्सक्राइबर भले ही 100 हो, बट आप वो 2000 लोगों तक पहुँच सकते हो। तो ऑनलाइन ही मीडियम एक ये है जो सबसे ईज़ी है, सबसे एक्सेसिबल है, और आप ईज़ मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी टेक्निकल स्किल्स हैं, वो कोई भी सीख सकता है और बना सकता है। रही बात लाइक अब लिमिटेड है, छोटा टीम है, या कब आपको शुरू करना चाहिए, तो उसके लिए भी मतलब वही मैं आज के टाइम को देखते हुए बोल रही हूँ कि आपके पास थोड़ा बहुत भी कंटेंट है, आप पोस्ट करना शुरू करोगे तो आपका नया कंटेंट बनता जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास एक मतलब पूरा एडिटेड वीडियो हो, हम्म। 7-8 मिनट का, उसमें लाइक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर से एडिटिंग हुई हो, ग्राफिक्स हो, जरूरी नहीं है ये। हम खुद केएल में या चंबल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मतलब प्रोड्यूस करते हैं जिसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, बट वो वीडियो नहीं चलते, बट हम उसका एक शॉर्ट क्लिप निकाल देते हैं, 60 सेकेंड 40 सेकेंड्स का, बट हम्म। वो बहुत अच्छा है। तो मतलब ऐसा प्रिडिक्ट नहीं आप कर सकते हो कि आपने बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट बनाया तो आपका वो कंटेंट चलेगा। दो चीजें मुझे लगता है वीडियो में जरूर से होनी चाहिए, जो शायद ऑडियंस कहीं ना कहीं वो मतलब कुछ देखती है ना, कि आपके वीडियो में क्या उनको मिल रहा है। हम्म। तो दो चीजें हैं जो मुझे लगता है, एक तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो कि आपकी ऑडियंस क्यों आपको देखेगी, एक इन्फॉर्मेशन है, दूसरा एक कुछ इमोशन आपके वीडियो में होना चाहिए। तो ये मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ साल से, नहीं बोलूंगी, कुछ महीनों से मैं इसको काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अगर आपके वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपकी ऑडियंस को कनेक्ट कर रहा है, इमोशन प्लस इन इंफॉर्मेशन जो है, दोनों चीजों पे मैं फोकस कर रही हूँ। तो ये आप देखो कि किस तरह से आप अपने वीडियो में ये डाल सकते हो। जरूरी नहीं है वो 10 मिनट का वीडियो हो, 4 मिनट का वीडियो है, या 40 सेकंड की रील हो, बट आप जी। फोकस करो कि आप ऑडियंस को उससे क्या दे पा रहे हो। जी, जो संस्थाएं कंटेंट के लिहाज से जाना चाह रही हैं उनके लिए तो मैं यहाँ पर आपसे जानना चाह रही हूँ कि आउटरीच के लिहाज से कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है जब हम ये रणनीति बनाएं, जब हम इस मंच पर जाएं। तो एक तो चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, कि आपके पास चलिए एक दो कंटेंट है, आपने डाल दिया, फिर 2-3 महीने आपने कुछ नहीं डाला, तो हम्म। फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे तो नहीं व्यूज आ रहे हैं या मेरा तो कंटेंट नहीं ट्रैवल कर रहा है। तो सबसे मतलब मेन जरूरी चीज है कि आप कितना कंसिस्टेंट है, आप रोज डालें या हफ्ते में डालें या 4 दिन में एक कंटेंट डालें, 3 दिन में, मतलब आप बना लो अपना प्लान। तो इसके लिए कंटेंट कैलेंडर्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। नोशन करके एक है, असाना करके हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे। उस पे कैलेंडर्स होते हैं, उस पे आप कंटेंट कैलेंडर अपना बना लो। दिन के मतलब महीने के शुरुआत में आप बैठ सकते हो, जो भी आप लोगों की टीम में 2-3 लोग हैं उनके साथ, कि इस महीने में मुझे इस डेट को हर फ्राइडे को कंटेंट डालना है, या हर वेंसडे को डालना है, या मुझे हर दिन डालना है। तो आपके पास कंटेंट ज्यादा है तो आप हर दिन का भी कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो। कैलेंडर में ये होता है, आपको नेक्स्ट डे नहीं सोचना पड़ता है कि अब क्या डालें, आधी चीजें इसमें मिस हो जाती हैं। अब नेक्स्ट डे हम बैठ के अगर सोच रहे हैं कि अब क्या डालें, शाम हो गई, कुछ भी नहीं समझ आया, तो फिर वो दिन मिस हो जाता है, उसमें नहीं कंटेंट जा पाता है। तो वही है, कंसिस्टेंट आपको रहने की जरूरत है। तो उसके लिए आप कंटेंट कैलेंडर का यूज कर सकते हो। अभी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट को शेड्यूल भी कर सकते हो। तो आपने एक साथ महीने की शुरुआत में बना लिया, तो आप उस साथ के साथ उसको शेड्यूल करते जाओ, पूरा महीने का कंटेंट आपका शेड्यूल्ड है, जी। नेक्स्ट महीने पे आप फोकस कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, डे टू डे बेसिस पे कोई नहीं है देखने के लिए, तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो कंटेंट की। जी। ये बात हमारे पिछले दो सेशन में भी आई है कि जरूरी नहीं है कि वो बहुत वेल प्रोड्यूस्ड कंटेंट ही हो। आप हर्षिता, आपका वीडियो अच्छा आ रहा है। तो मैं ये कह रही थी, ये बातें हमारे पिछले सेशन में भी निकल कर आई हैं कि जरूरी नहीं है कि वो वेल प्रोड्यूस्ड कंटेंट हो, एक रफ सा एक चलते फिरते बनाया गया वीडियो भी चल सकता है। और कंटेंट से जुड़ी किस तरह की प्लानिंग हमें करनी चाहिए, किस तरह की रणनीति हमें अपनानी चाहिए, क्या हमारे टू डूज हैं, क्या नॉट टू डूज हैं, उन पे बात कर सकते हैं। सो लाइक एक तो कंटेंट
जब आप बना रहे हो कंटेंट के अंदर की चीजें होती हैं कि उसमें आप क्या दिखाना चाहते हो, ऑडियंस किस चीज से कनेक्ट कर सकती है, या आपकी जो ऑडियंस है उसने किस लिए आपको सब्सक्राइब किया, जिसमें मैंने दो चीजों की बात किया, इंफॉर्मेशन एंड इमोशन का। कंटेंट के बाहर की भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत अच्छा, बहुत अहम रोल इसमें प्ले करती हैं। जैसे आप यूट्यूब पर कोई भी कंटेंट पब्लिश करते हो तो उसमें सबसे पहले आपका टाइटल और थंबनेल सबसे पहले ऑडियंस को दिखता है, तो वो उसमें आप कितना बेहतर कर पा रहे हो। तो थंबनेल्स वगैरह में भी एक रूल होता है कि जितना ज्यादा आप ह्यूमन को उसमें दिखा पाओ, एक फेस को आप कितना जूम इन करके उसमें दिखा पाओ, क्योंकि थंबनेल यूट्यूब में बहुत छोटा छोटा सा दिखता है। तो उसमें तो आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिख दोगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा किसी को, तो कोई क्यों क्लिक करेगा। तो हम्म। बोल्ड फेस उसमें दिखाओ, और 2 से 3 लाइन मतलब वर्ड में हम्म। आप अपना समराइज कर दो कि किस बारे में ये वीडियो है। प्लस टाइटल भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये दो सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन यही होते हैं। हर्षिता, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अभी बेटर है। हाँ, अब आ रही है। सो इसमें भी टाइटल एंड थंबनेल के अलावा भी लाइक बहुत सारी चीजें थे। जब भी आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड करोगे तो उसमें बहुत सारे हम्म। हैशटैग, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, एंड स्क्रीन, मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं अभी सब पे नहीं जाऊंगी, बट मेन जो चीजें होती हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन, एक टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं बट 2 पैराग्राफ, 1 या 2 पैराग्राफ, क्योंकि आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि जब भी आप यूट्यूब खोलते हो टाइटल दिखता है, कभी कभी आपको छोटा सा उसमें थोड़ा समराइज वर्जन उसका दिखता है कि इस वीडियो में क्या हो सकता है, तो जो आप डिस्क्रिप्शन में डालोगे वो ही चीज वहां पे दिखती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हो जिससे वो आपके क्लिक करे वीडियो पे, तो ये डिस्क्रिप्शन आपको जरूर डालना है। आजकल डिस्क्रिप्शन में भी हैशटैग डालते हैं, तो 3 से 4 हैशटैग अगर आप डिस्क्रिप्शन में डालोगे तो वो आपको टाइटल के साइड में हैशटैग दिखाएगा। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी लोग काफी सर्च करके वीडियोस पर आ रहे हैं। प्लस वीडियो के अंदर भी बहुत सारे टैग्स वगैरह ऐड करने का ऑप्शन होता है, टैग्स एंड एंड स्क्रीन। तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, बट हाँ, मेन फोकस आप थंबनेल और हेडिंग पर डाल सकते हो। और थंबनेल में भी बोल्ड फेस दिखना चाहिए, विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए, हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए, टेक्स्ट मिनिमल होना चाहिए, 3 से 4 वर्ड होने चाहिए बस उसमें। प्लस ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब जैसे अभी तो आप शुरुआत ही करोगे ना, तो धीरे धीरे आपका ऑडियंस बढ़ेगा, ऑडियंस बेस, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उस पे। तो मे बी एक लोगो से शुरुआत कर सकते हो कि दोबारा वो सब्सक्राइबर अगर आपका वीडियो देखे तो उसको पता चल जाए कि ये किसका वीडियो है, इसका वीडियो मैंने पहले भी देख रखा है। तो ये ब्रांड रिकॉल इस तरह से आपका बनता है। तो ये चीजों पे आप ध्यान दे सकते हो। आ, ये बहुत बारीकियों के साथ आपने बता दिया। मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कंटेंट के लिहाज से कि आमतौर पे जब छोटी छोटी संस्थाएं जमीन पर काम करती हैं तो बहुत जोर होता है इम्पैक्ट पर कि हम अपनी सफलता की कहानियां बता दें। तो मैं जानना चाहती हूँ, चंपल अकादमी हालांकि उनका ज्यादा जोर, क्योंकि वो कंटेंट वेबसाइट, पर यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको आउटरीच की तरफ ले जा रही हूँ कि जब आप कंटेंट डालें तो आपको किन चीजों पे जोर देना चाहिए, अपनी सफलताओं पर, अपने प्रयासों पर, या उससे उपजे प्रभाव पर। किस कंटेंट के लिहाज से किस तरह की कहानियां, एक एक आपने हमें बताया कि रिलेटेबल है, और क्या बारीकियां हम ध्यान में रख सकते हैं कंटेंट के लिहाज से। सो पहले तो लाइक अगर आप कुछ मतलब नया आपका चैनल है, आप बना रहे हो, तो जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, जैसे आप विकास के उस पे काम कर रहे हो, विकास के मुद्दों पर, तो आप फोकस करिए कि इनिशियल के जो भी टाइम है ना, उसमें आप उस उन्हीं मुद्दों पर डालिए। आप फिर ऐसा मत करिए कि आपने विकास भी डाल दिया, फिर आपको क्योंकि कंटेंट नहीं मिल रहा है, अब हर्षिता ने कहा कंसिस्टेंट भी रहना है, तो आपने कोई और चीज भी डाल दी। तो इससे ना ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन सेट होती है। जब भी आपके चैनल पे कोई ऑडियंस आता है, आपको सब्सक्राइब करता है, किसी वीडियो को देखकर ही वो सब्सक्राइब करता है, उसे लगता है कि ठीक है, ये विकास के चीजों पर काम करते हैं और इस पे वो इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालते हैं, और वो सब्सक्राइब कर लेता है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे अब है कि ठीक है, अब मैं इस चैनल पे मुझे इस तरह के और वीडियो मिलेंगे।
बट आपने कंसिस्टेंसी के चक्कर में आपने कुछ और डाल दिया। हम्म। तो अब उसको लगेगा कि अब ये क्या डाल रहा है, ये तो मुझे इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर वो हो सकता है कि वो आपको अनसब्सक्राइब कर दे या अनफॉलो कर दे। तो एक ये भी चीज है, इनिशियली ना आपको अपना नीश एक बनाना पड़ेगा। इसको नीश बोलते हैं कि जब किसी एक उस पे आप फोकस होकर के अपना कंटेंट डालते हो। बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है, जैसे अब आपने एजुकेशन के उस पे कुछ डाल दिया। अब आपने क्रिकेट के उस पे डाल दिया मान लो अपने चैनल पे, तो वो बहुत ही अलग हो गया। तो वो तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी ऑडियंस की। तो एक ये है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में सेट हो जाती है। तो उसको आप कैसे उस पर काम कर सकते हो और उसको उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही कंटेंट डिलीवर कर सकते हो। दूसरा चीज जो हमने फॉर्मेट की भी बात किया था कि अ, नहीं मेरे पास तो एडिटेड वीडियो नहीं है, मैं अभी इसको नहीं डालूंगी। तो चंबल एकेडमी में भी हमारी एक अलमनाई थी ज्योति। तो उन्होंने भी स्टार्टिंग ऐसे ही किया था, वो शॉर्ट वीडियो ही डालती थी। मतलब धीरे धीरे उन्होंने शॉर्ट वीडियो डाला, उनको थोड़ी समझ बढ़ी। फिर हम्म। अब उन्होंने खुद का रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। अब वो खुद का रिपोर्टिंग करती हैं, खुद का एडिटिंग करके वो डाल देती हैं। और एडिटिंग के लिए भी आजकल के टाइम में बहुत कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर ही बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे आप एडिट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही अच्छा, और भी अच्छा एडिटिंग का है। प्लस मोबाइल एडिटिंग एप्स भी बहुत सारे अब आते हैं जिनका आप यूज करके एडिटिंग कर सकते हो। तो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये नहीं आपको, मुझे लगता है कि ये नहीं आपको सोचना चाहिए कि नहीं, आपका जब तक एकदम परफेक्ट कंटेंट नहीं रेडी होगा तब तक आप नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि शायद परफेक्ट कंटेंट कुछ होता ही नहीं है आपके लिए। वो परफेक्ट हो बट जो आपकी ऑडियंस देख रही हो उसको कुछ कमी लग रही हो कि नहीं इसमें और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। सो हम्म। मतलब जब भी आपके पास कंटेंट है, आपको आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में ग्रो करना है, आपको कंटेंट आप जो भी काम कर रहे हैं वो और लोगों तक दिखाना है, तो डेफिनेटली मतलब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। जी। अ, एक आपने उदाहरण दिया ज्योति का, मैं चाह रही हूँ कि ऐसे उदाहरण आप बहुत सारे दें, अगर जितने भी आपको याद आ रहे हों। और यहाँ पर मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, खबर लहरिया के लिहाज से हम क्योंकि जो पहुंच है चैनल की, उस वो एक सफर है, कई अब तो 2 दशकों का हो रहा है। तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रही हैं? सबसे अच्छे तरीके से हम अपने चैनल को कैसे, अपने कंटेंट को कैसे सामने ला सकते हैं? तो ये हम जब स्टार्ट कर रहे थे तब से ही मैं बता सकती हूँ। तो पहली चीज है कि आप अपना ऑडियंस का ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हो जी। और वो क्रेडिबिलिटी कैसे आप गेन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मतलब इनिशियल डेज में इस पे बहुत ज्यादा आपको, हालांकि बाद में भी करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बाद में फिर आप कुछ भी डालो, बट वो ट्रस्ट इनिशियल डेज में आपको चैनल को ग्रो करने में काफी हेल्प कर सकता है। तो केएल के केस में जैसे कुछ भी ऐसे ब्रेकिंग न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि कुछ भी ऐसे ब्रेकिंग न्यूज आती है तो लोगों का रहता है कि ठीक है मुझे उस पर व्यूज मिल जाएंगे, मैं डाल देती हूँ सबका जो नैरेटिव है, मैं भी वही नैरेटिव अपने चैनल पर डाल देती हूँ। बट हमारा एक चीज ये है, थोड़ा हम रुक करके उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज है। दोनों पहलुओं को आपको जानना जरूरी है अगर आप इस तरह की फील्ड में हो या कंटेंट बना रहे हो। और हम्म। जब आपके पास सारी डिटेल्स हो, आप कन्विंस हो, सारे आपके पास प्रूफ्स हो, एंड देन फिर आप अपना कंटेंट बनाओ। ऐसे ट्रेंडिंग और वायरल होने के चक्कर में कई बार वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी आप बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो आपके पास सब्सक्राइबर तो होंगे बट आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हो वो कितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको उस पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नंबर्स होंगे आपके पास बट आपके पास वो ऑडियंस का ट्रस्ट नहीं होगा, आप जो कहना चाह रहे हो वो पहुंच नहीं रहा होगा कहीं। तो हम्म। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मतलब व्यूअरशिप और कंटेंट के अलावा ऑडियंस के साथ वो रिलेशनशिप और वो ट्रस्ट बिल्ड करने वाली चीज। जी, आप इस पे और थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि सब्सक्राइबर के नंबर्स और गुणवत्ता, मतलब किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं, कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको ध्यान में रखते हुए कंटेंट पर क्या कोई असर पड़ना चाहिए हमें, क्या कंटेंट की रणनीति में उसको शामिल करना चाहिए? इस पर अगर आप कुछ आज के टाइम में तो मुझे लगता है बहुत सारे मतलब ज्यादातर लोग नंबर्स के पीछे ही भागते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर इतने हैं, मेरे सब्सक्राइबर 10,000 20,000 हैं, या मेरे व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
बट मुझे लगता है कि ये मतलब नंबर्स, ये सिर्फ नंबर्स ही हैं। इनका इतना कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है एक पॉइंट पे कि जब जैसे आपने कुछ कंटेंट डाला, कोई नया ऑडियंस आपके चैनल पे आया, तो हम्म। अब उसको दिखा कि इसके तो सिर्फ 100 सब्सक्राइबर या 200 सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो आपको मतलब इतना नहीं ट्रस्ट नहीं आप पे शायद कर पाए या सोचे कि नया चैनल है। बस वहीं तक मुझे लगता है कि नंबर्स का गेम है, अदरवाइज नंबर्स का कोई गेम नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आप अगर रिलेवेंट कंटेंट बना रहे हो, कुछ अभी बिहार में इलेक्शंस जैसे होने वाले हैं, बिहार के इलेक्शंस पे आप कंटेंट बनाओगे, उस टाइम पे सभी लोग, लाइक मेजोरिटी ऑफ लोग उस चीज को देख रहे होंगे, आप उस पे कंटेंट बनाओगे, आपका ट्रेंड होने के चांसेस हैं। आप अगर आपने एसईओ मतलब यूट्यूब में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, हैशटैग्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे आप इससे जुड़े हम्म। सॉरी, मैंने आपको बीच में हाँ रोक दिया, इससे जुड़े सुझाव हमें जरूर दें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, ऑडियंस सेट करने के लिए हमें क्या करना है, जब हम ये रणनीति के लिहाज से भी जरूरी है और आगे उसको स्केल करने के लिहाज से भी जरूरी है। बताएं। जी, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक तो मैंने पहले टाइटल और हैशटैग वाली चीज बोली, वो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। उसके अलावा टैग्स का ऑप्शन आता है, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो ऐड टैग्स करके ऑप्शन आता है, उधर पे आपको टैग्स जरूर ऐड करने हैं और रिलेवेंट टैग्स ऐड करने हैं। कई लोगों का ये भी होता है कि मैं अभी ये क्रिकेट से रिलेटेड चीजें भी चल रही हैं या बिहार इलेक्शन से रिलेटेड चीजें भी चल रही हैं, बट मेरा कंटेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बट मैं ट्रेंडिंग हैशटैग डाल देता हूँ ताकि मेरा वीडियो उसमें ट्रेंड में आ जाए। बट ऐसा नहीं होता है, आपका वीडियो कहीं नहीं आएगा, आपका वीडियो रिलेवेंट जिन लोगों के लिए होगा उनको भी नहीं शो। जिस टॉपिक पे आपने कंटेंट बनाया हो उसी टॉपिक से रिलेटेड आप उसमें हैशटैग वगैरह यूज करें। उसके अलावा कुछ टूल्स वगैरह भी हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। एक तो वाईटी स्टूडियो बहुत ही कॉमन होगा, जो भी मतलब यूट्यूब जिनका चैनल होगा या जो बनाना चाहते हैं, वो वाईटी स्टूडियो को जरूर से डाल लें। उसमें काफी एनालिटिक्स होते हैं, मतलब जिस तरह से आपका कंटेंट परफॉर्म किया है उसमें सारी उसमें रिपोर्ट आ जाती है कि कहाँ से आपकी वीडियो पे ऑडियंस आई है, कौन से कीवर्ड से आई है। ये सारा डेटा आपको आगे के वीडियो बनाने में काफी मदद कर सकता है। जी। एक और प्लगइन होता है अ, जो उसका नाम है विड आई क्यू। तो आपका जो ब्राउजर होता है वो लैपटॉप पे ही काम करेगा ज्यादातर, मैंने मतलब लैपटॉप पे यूज किया है। वो आपको एसईओ रिलेटेड रिकमेंडेशंस देता रहता है कि आपके वीडियो में क्या अभी करेक्ट करने की जरूरत है, तो वो आपको सजेशन देता जाएगा। उसको आप वो चीजें फॉलो करते जाइए और अपने वीडियो में ऐड करते जाइए, तो उस उन सारी चीजों से भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। प्लस टाइटल में लिमिट होती है कि 100 कैरेक्टर्स ही उसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसको भी जितना छोटा रख सकें, क्योंकि आप अगर पूरे 100 कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो तो स्टार्टिंग का तो टैग वो टाइटल दिखेगा, लास्ट में वो डॉट 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 आने लगता है, तो आप जो चीज कहना चाह रहे हो वो भी नहीं आ पा रही है। तो उसको शॉर्ट रख के 100 कैरेक्टर्स दिए हैं तो जरूरी नहीं आपको सारे कैरेक्टर्स यूज करने हैं। टाइटल में भी आप हैशटैग चाहो तो लगा सकते हो। और अगर जैसे जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं, ज्यादातर अगर आप हिंदी में काम करते हो, क्योंकि एसईओ ना हिंदी में इतना ज्यादा नहीं काम करता है, क्योंकि जैसे आप देखोगे हिंदी ऑडियंस भी है ना जो हिंदी का कंटेंट कंज्यूम करती है, वो भी जब यूट्यूब पर सर्च करती है या कहीं पे भी सर्च करती है तो वो इंग्लिश में ही लिखती है, मतलब हिंदी लिखती है बट इंग्लिश वर्ड्स में लिखती है। जी। तो वो चीज है कि आप टाइटल में भी मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश लगा सकते हो, कि आपने टाइटल हिंदी के वर्ड्स में ही लिखा है बट जो कीवर्ड है उसको आपने इंग्लिश में लिख दिया है। प्लस यूट्यूब पर एक अपलोड करने की ये भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज है कि यूट्यूब डायरेक्टली गूगल से कनेक्टेड है, तो अगर आपका कोई मतलब कोई भी विकास की चीज पे फॉर इंस्टेंस कोई सर्च कर रहा है, यूट्यूब पर सर्च कर रहा है तो भी आपका वीडियोस आने के चांसेस हैं, तब तो आने के चांसेस हैं ही। प्लस अगर गूगल पे भी सर्च कर रहा होगा तो आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो हम्म। कुछ तो वेबसाइट के लिंक्स आते हैं बट कुछ वीडियोस के लिंक भी आते हैं, यूट्यूब वीडियो के लिंक। तो गूगल सर्च भी इससे कनेक्टेड है, तो आपके अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा अच्छा, तो आपके चांसेस है कि गूगल पे भी आपका वीडियो रिकमेंड करे या यूट्यूब पर भी आपका वीडियो रिकमेंड करे।
तो नंबर्स मुझे नहीं लगता कि इतने इम्पोर्टेंट है। बस यूट्यूब का एक पार्टनर पॉलिसीज हैं कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, तो वो मोनेटाइजेशन हो जाता है। वो एक चीज है। प्लस जो नया ऑडियंस आता है, कई बार उसको लगता है कि इनके सब्सक्राइबर नहीं है तो हम क्यों जाएं, बट अदरवाइज इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि वही मैंने कहा कि अगर आपने बिहार इलेक्शन चल रहा है, बिहार इलेक्शन पे कंटेंट आपने बनाया और आपका कंटेंट में वो इंफॉर्मेशन है जो सामने वाली ऑडियंस को चाहिए, तो वो आपको सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है कि इसने अच्छा कंटेंट मुझे डिलीवर किया है। और मुझे आगे भी, अभी जब तक इलेक्शंस चलेंगे, मुझे इस तरह की अपडेट मिलती रहेंगी इससे। तो आपके वही 100 सब्सक्राइबर भी होंगे तभी भी आपको 1000 2000 व्यूज आ जाएंगे शॉर्ट्स पे। इस वजह से ना, जब से ये रील्स और शॉर्ट्स वगैरह आए हैं, तो क्योंकि ये चीजें शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट, ये प्लेटफॉर्म भी पीछे से पुश कर रहे हैं ताकि ज्यादा लोग इनमें पार्टिसिपेट कर सके। तो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट को यूट्यूब अपने आप भी पुश करता है। तभी आप देखोगे, अगर लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट 4 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो आप डालोगे, तो उसको शायद आपके 100 सब्सक्राइबर हो तो 1000 व्यूज लाने में बहुत मेहनत लगेगी। बट शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी पुश कर रहे हैं अपने तरफ से, तो इनमें वो इजीली आपकी व्यूअरशिप आ सकती है। ऐसे ही होता है कि जब भी एक मतलब ये वैसे इन जनरल हैक है कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म कोई नया फीचर लॉन्च करता है, जैसे रील्स या शॉर्ट्स जब नए नए आए थे, तो जी वो प्लेटफॉर्म खुद से ही इन चीजों को बहुत ज्यादा पुश करता है, क्योंकि उनको प्रमोट करना होता है अपना नया फीचर। तो जब भी कोई नया चीज प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि उस पे आप अपनी प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं, उस फॉर्मेट को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए। तो वो इनिशियल पुश आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म भी उस टाइम पे उसको प्रमोट कर रहा होगा। जी। यानी जिस मंच पर आप हैं उसके बारे में अप टू डेट रहने की आपको हमेशा जरूरत है। अ, अब ये लाइव खत्म होने की तरफ है हर्षिता, लेकिन हमारे कुछ साथियों के सवाल हैं। गांधी अंडरस्कोर पिक्चर का एक सवाल है। मुझे सोशल मीडिया, वेब कंटेंट, कैमरा, वीडियो एडिटिंग का बेसिक ज्ञान है और मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। तो इस पे, जैसे मैंने अभी भी पहले भी इस पे शेयर किया है कि मतलब शुरू करने के लिए, अगर आपको कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि मुझे नहीं, अपना जो भी मैं बात कह रही हूँ मुझे लोगों तक पहुंचाना है और मैं कंटेंट बना लूंगी, तो मतलब कोई सही या गलत टाइम नहीं है, या ये भी नहीं है कि आपके पास फुली फ्लेज एडिटेड वीडियो है उसके साथ ही आप स्टार्ट करें। आपके पास जो भी कंटेंट है, और एक चीज, मतलब ये मैंने केएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, खबर लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रियलाइज किया है, क्योंकि हम्म। उसमें लोकल का रूरल ऑडियंस है, तो जितना रॉ कंटेंट होता है, मतलब अनएडिटेड, जैसे ही हम्म। शूट किया वैसे ही रॉ हमने उनको दिखा दिया, वो वीडियो ज्यादा परफॉर्म करता है। और जितना हम एडिट करते हैं, इसमें ग्राफिक्स डालते हैं, इलस्ट्रेशन डालते हैं, वो उनको बिल्कुल नहीं, शायद वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है जो सोशल सेक्टर में और भी लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उतना ही रिलेवेंट हो, कि जितना रॉ होता है, रियल होता है, उतना ज्यादा ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाती है। तो आप स्टार्ट करिए, मतलब हो सकता है आप महीने में एक कंटेंट डालें या 15 दिन में एक कंटेंट डालें अपन, क्योंकि शुरुआत में कम होगा कंटेंट आपके पास। तो इससे शुरुआत करिए, धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दीजिए। आपने कुछ महीने, 1 महीने में एक डाला, फिर आप 15 दिन कर दीजिए, फिर वो उसको हफ्ते में कर दीजिए, बट आप लगातार डालते रहिए। कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट, वही मैं कह रही हूँ कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है जी यूट्यूब। हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपका चल जाएगा, या आपके कितने टाइम में आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर बिल्ड हो जाएंगे। बट वही कंसिस्टेंसी है, आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना क्वालिटी अपनी ऑडियंस को डिलीवर कर पाएंगे, उतना ज्यादा जल्दी ग्रोथ के चांसेस भी रहते हैं। जी। शॉर्ट में कहें तो भी आपके पास है, उसके साथ शुरू कर सकते हैं। यस। एक और सवाल हम ले लेते हैं। उलन का है। छोटी संस्थाएं अक्सर बहुत सीमित संसाधनों के साथ काम करती हैं, ऐसे में क्या उनके लिए कोई क्विक टिप्स हैं जिन्हें वो अपने रोजाना के काम में अपना सकती हैं? मतलब हमने कंटेंट बना लिया, हमने डालना शुरू कर दिया, अब उसको चलाए रखने के लिए शायद कुछ छोटे छोटे टिप्स की दरकार है। तो मे बी मतलब इस केस में आप शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट से शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट, क्योंकि फॉर्मेट कंटेंट क्या है, आपने 3 4 क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिया, आपके पास 3 से 4
क्लिप उसके प्लेटफॉर्म पे ही एक्सपोर्ट करके उसमें एडिट कर सकते हो कि पहली क्लिप से मुझे इतना पार्ट चाहिए, 30 सेकेंड चाहिए, फिर आप दूसरी क्लिप ऐड करो उसमें, उससे आपको 10 सेकेंड्स चाहिए, तो वो पूरा खुद ही अपने आप टाइमलाइन पे लग जाता है। और उसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, कोई फिल्टर लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हो। प्लस आप कंटेंट को शेड्यूल करो, मतलब अगर आपके पास कम टीम है, कम लोग हैं टीम में, तो मेरे हिसाब से आपको यूट्यूब पर ही उसको एडिट करके और डायरेक्टली आप शेड्यूल कर दो। आपका जो भी कंटेंट फ्रीक्वेंसी है, जितने टाइम में भी आप उसको डालना चाहते हो, उसने टाइम पे जो भी आता जाए कंटेंट आप शेड्यूल कर दो, ताकि आपको फिर ऐसा प्रेशर नहीं हो कि अब मैं क्या डालूं, अब मैं क्या डालूं। आप नेक्स्ट एक बार कंटेंट ये शेड्यूल हो जाएगा, आप नेक्स्ट कंटेंट बनाने की तरफ बढ़ सकते हो। पुराना वाला चीज पे फिर आपको कुछ उस पे काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये मुझे लगता है। बाकी मोबाइल एडिटिंग एप्स भी बहुत सारे हैं जिनको भी आप यूज कर सकते हो, जिनका इस्तेमाल भी इजीली तरह से कर सकते हो। नाम, कुछ नाम आप recommend कर सकें अगर। जैसे मैं पर्सनली इन शॉर्ट, एक मोबाइल ऐप है, एक वीएन मोबाइल एडिटिंग ऐप है, इनका यूज करती हूँ। कैनवा का आप जरूर से यूज करो, उसमें तो बहुत सारे फ्री, बहुत मतलब बहुत सारे फ्री फीचर्स हैं, आप उसमें भी वीडियो एडिट कर सकते हो इजीली। और उसमें टेम्पलेट भी हैं, आप बस अपना वीडियो डालना है तो उसी टेम्पलेट में आपको वो चीजें बना कर दे देगा। तो कैनवा यूज कर सकते हो, बट वाईटी स्टूडियो यूज कर सकते हो अपना एनालिटिक्स देखने के लिए। एनालिटिक्स थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा सा मतलब अगर आपको इतना नहीं ज्यादा नॉलेज है तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट उसको भी आप धीरे धीरे जब कंटेंट पोस्ट करोगे तो उसको भी समझने की कोशिश आप कर सकते हो कि ये वीडियो मैंने डाला, उसमें ये बता देता है कि आपका हम्म, कहाँ से लोग आए हैं आपके वीडियो देखने, या क्या उन्होंने, क्या आपके सर्च से लोग आए हैं, क्या कीवर्ड उन्होंने सर्च किया है। तो आपको फिर वो कीवर्ड वगैरह मिल जाते हैं, तो उन्हीं कीवर्ड पे आप और कंटेंट भी बना सकते हो। तो इस तरह से है। कंटेंट कैलेंडर भी स्टार्टिंग में काफी हेल्पफुल रहता है कि आप कैलेंडर बना लो, आपके कैलेंडर में होगा कि इस दिन मुझे इस पे काम करना है। तो शुरुआत में ये थोड़ी मतलब कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपना कंटेंट पैकेज करने के लिए। जी। बहुत बढ़िया बातचीत रही हर्षिता आपके साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया चंबल अकादमी का हमसे जुड़ने के लिए, इस लाइव में आने के लिए।